हक और सच की आवाज है बोल, और यही वजह है कि बोल को मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। इसको जो छेड़ेगा वो पाकिस्तान की जड़ें खोद के रख देगा। याद रखें ये खून के अंदर भी होता है जानवर के। हमारे लोग जो है ना, वो लोगों की मेंटेलिटी ये नहीं है कि किसी को बनाने में मदद करें, ये जो बनकर आ जाए उसके पीछे चल पड़ते हैं। आपको पंचेस खाने पड़ते हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है और इनसे फाइट करनी है। मुझसे नहीं यार, ये क्या बात हुई? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। मुल्क के हालात तो नहीं बदले, लेकिन उम्मीद जिंदा है और मेरी उम्मीद भी जिंदा है, सैरिश की उम्मीद भी जिंदा है। बिल्कुल, उम्मीदें जिंदा रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, चीज़ें बेहतर होती हैं, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए ताकि लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो भी खुश रहें। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले शामिल करते हैं कोट ऑफ द डे। तो बात होगी मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के किरदार आलिया रबे के कॉल से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो कहते हैं कि हम हक की ऐसी आवाज़ हैं जो जालिमों को खामोश कराने के लिए गूंजती है। बेशक हक का काम ही ये है कि बातिल और जुल्म का खात्मा करे, और हक पे खड़े होना आजकल के दौर में सैरिश बड़ा आसान है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज सबको मालूम पड़ जाता है कि हक क्या है, लेकिन हक के ऊपर खड़े होकर बातिल की तरफ उंगली उठाकर ये कहना कि ये बातिल है इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन आवर कंट्री। ये आसान काम नहीं है, हम ये काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल। बोल ये काम कर रहा है, हक और सच की आवाज है बोल, और यही वजह है कि बोल को मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, सामना करना पड़ रहा है ऐसी ऐसी कार्रवाइयों का इंतकामी के जो कि इस दौर में आगाज से बिल्कुल ये जुल्म की एक दास्तान है जो कि रकम की जा रही है और किसी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हक के साथ खड़े हैं, डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह फतह हक की होगी। बिला शुबा इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हक का रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आखिर में कामयाबी उसी को मिलेगी। बड़ी खबर पर नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। सिंध हुकूमत के दबाव पर कराची समेत सिंध भर में बोल की नशरियात को बंद किया जा रहा है। बोल इंतजामिया ने बंदिश के खिलाफ पेमरा के पास शिकायत दर्ज करा दी। शुबा है कि बोल की नशरियात सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने पर बंद की गई। बोल की नशरियात यूट्यूब, बोल लाइव और वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जहां पर आप जाइए और जाके देखिए। वंस अगेन बोल को टारगेट किया जा रहा है और हम जानते हैं कि वजह सिर्फ एक ही है कि सच बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, सच की बड़ी कीमत अदा करनी होती है, सच के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कुतुबीनी की दम तोड़ती रिवायत को जिंदा करने की कोशिश, बलोचिस्तान के नौजवानों ने बेड़ा उठा लिया। सरियाब रीडर्स क्लब के जरिए मनपसंद किताब का हुसूल कैसे मुमकिन है, बताएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। सिन्फे नाजुक से सिन्फे अहन तक का सफर, शगुफ्ता के आगे जो आया टिक ना पाया। नेशनल MMA चैंपियन आज दुनिया बोल है में खुसूसी मेहमान होंगे। इनसे पूछेंगे कि जनाब मुकाबला कैसे कर रही हैं, मुक्के कैसे चला रही हैं। और शौक उम्र का मोहताज नहीं, रोइंग चैंपियन मोहम्मद शहजाद ने साबित कर दिखाया। इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एशियन चैंपियनशिप में 3 तलाई तमगे जीतने वाले बाहिम्मत एथलीट सबके लिए मिसाल बन गए। बहुत खूब कहा है किसी ने कि जो शौक है वो उम्र का मोहताज नहीं है। तला इस उम्र में भी बैडमिंटन बड़े शौक से खेलते हैं। नॉट जस्ट बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, स्विमिंग, तमाम तरह स्पोर्ट्स से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है सिवाय क्रिकेट से। चलिए, गिला तो बहुत पुराना है आपका, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब आप भी जाएंगे। अच्छा जनाब, अब आगे हम ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। ट्विटर पर लोग क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो ट्वीट किया गया है जिस पर 13,000 सारिफीन ने अपनी राय का इजहार किया है वो बोल न्यूज़ के आकाश के हवाले से है। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश शाम की वालिदा की दुहाइयों पर सारिफीन भी पशेमा हो गए हैं। दुखियारी माँ की आहें और बेटे की बाजियाबी के लिए अपील टॉप ट्रेंड में शामिल है। 29 रोज़ गुजर गए हैं नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाइए एक दिन गुजारना किसी अपने प्यारे के बगैर कितना मुश्किल है, और यहाँ 29 रोज़ से कुछ सुराग नहीं मिल सका है। सारिफीन ने आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील की है और ये ट्रेंड में शामिल है कि प्लीज़ अब आप लोग ही कुछ करें, क्योंकि कुछ नहीं मालूम हो रहा कि वो कहाँ पर हैं, किसके पास हैं, किस हाल में हैं। उनकी माँ, उनके घर वाले सख्त परेशान हैं।
किसी को भी कहीं से भी कभी भी उठाया जा सकता है, कोई भी महफूज नहीं है। आइन के मुताबिक हर शख्स की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत आइन का ये बुनियादी हक अवाम को देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन और वोट का हक तो फिर बाद में आता है। सैडली आकाश की जो डिटेल्स हैं अभी तक सामने नहीं आई हैं, किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया है, आला अदलिया खामोश है। सवालिया निशान है क्यों हमारे इदारे खामोश रहते हैं ऐसे। बिल्कुल। और इसके बाद जो दूसरा ट्रेंड है वो है ODI 100 टॉप ट्रेंड में शामिल है तला, और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, जिनके वनडे मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल करने पर सारिफीन की जानिब से उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। किसी ने लिखा फ़ख्र पाकिस्तान, तो किसी ने उनकी क्रिकेट जर्नी शेयर की है। और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता था कि आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में मोस्ट ऑफ द लवर्स जो है वो क्रिकेट फैंस हैं। मजबूर कर दिया। देखिए व्यूअरशिप पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। मैं आपको रोज जो खिलाऊंगा आपको वही पसंद आएगा। अब हुआ ये है कि कौम को सिर्फ क्रिकेट खिलाई गई है, जिसकी सिर्फ क्रिकेट की ही दीवानगी है। वरना मैं तो जहांगीर खान का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने एक नया वेंचर शुरू किया है खेलों को प्रमोट करने के लिए, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए भी। उनको भी आगे आने वाले शोज में इन्वाइट करेंगे और स्कॉश को और दूसरे स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी इस ख्वाहिश पर ज़रूर काम होगा। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिनके बयानात पर ISPR का रद्द-ए-अमल आ गया है। बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ISPR ने एलामिये में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिले कबूल हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता एक साल से फौजी और इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों को सियासी मकासद के हुसूल के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। इदारा सरीहतन झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। तो ये सारी सूरत हाल है। और अभी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि नाज़रीन इलेक्शंस की डेट 14 मई जो कि अदालत की तरफ से आ चुकी है, लेकिन हलचल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए तो इन दिनों में अगर तो नॉर्मल हालात होते तो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही होती, लेकिन ये लोग इतने शातिर और इतने कमाल हैं सरिश के अगर चाहें तो ये एक दिन में भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें नीयत होनी चाहिए। नीयतों का फुकदान है, चाहते ही नहीं है इलेक्शन कराना। ऑब्वियसली हम जानते हैं क्यों इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, लेकिन मुल्क के सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात अगेन आई रिपीट हमें मजबूर करते हैं कि हम इलेक्शन करवाएं, जमहूरियत में जमहूर को उसका हक दें, वरना जमहूर का जमहूरियत में कोई काम बचा नहीं। बिल्कुल आप तला ठीक कह रहे हैं। मुज़ायका क्या है जब आप ये बात करते हैं कि हम जमहूरियत के रूहे रवां हैं, हम तो चाहते हैं कि लूली लंगड़ी ही सही जमहूरियत चलनी चाहिए, तो फिर जमहूरियत की रूह का ये तकाजा है कि अवाम के मैंडेट को एहतराम दिया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि जमहूरियत चले तो आप कराएं इलेक्शन, आपको डर किस बात का है? जमहूरियत का एक सुतून सरिश मीडिया भी है। मीडिया का हाल आप जानती हैं उन्होंने क्या किया, इससे वाज़ेह हो गया कि जमहूरियत का हाल क्या है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल को आज पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने हम केस की समाअत की थी। इसी तमाम सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत हुई, अब अदलिया की जानिब से केस की समाअत को 3 हफ्तों के लिए सर मुलतवी किया गया है। सवाल इंतहाई सादा है, क्या पंजाब का इलेक्शन अब होता हुआ आप देख रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि 14 तारीख को जो इंतखाब होना था उसके इम्कानात जो हैं इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक बात तो यकीनी हो गई है कि इस 3 हफ्ते की तारीख आगे देने से जो वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महफूज करना चाहते थे वो प्रोसेस भी रुक गया है। और इसके अलावा जो वो चाहते थे कि यानी जो 1843 सुओ मोटर नोटिस के ऊपर भी जो वो कार्रवाई करना चाहते थे वो भी कुछ वक्त के लिए यानी वो मुलतवी हो गया है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है वो तो यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल इस मुल्क के अंदर एक वाहिद अदारा रह गया है कि जो अवाम की यानी उमंगों का महवर मरकज़ है इस वक्त। तो इसलिए मैं तो आज की जो भी कार्रवाई है
उसे मुस्बत निगाह से देखता हूँ। अच्छा, ये बताइए, सियासी कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है, जबकि ज़राए से इतलात आ रही हैं कि शायद PTI और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। इज़ इट पॉसिबल सर? एक बात अर्ज करता हूँ, गुज़श्ता अक्टूबर से इंतखाब की तारीख के हवाले से हम एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। कोई मुज़ाकरात पे आमादा हो या ना हो, हमारा कहना ये था कि अगर कोई जॉइंट इलेक्शन कराना चाहता है तो तारीख के ऊपर हम बैठेंगे। हमारी शर्त सिर्फ एक है कि जो कुछ भी हम करेंगे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उससे बाहर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी असेंबली की मुद्दत को कम करना चाहते हैं और किसी की बढ़ाना चाहते हैं या कोई इस तरह की और चीज़ है, तो वन टाइम हमें तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेगी, और हम वो वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, और वो भी ऑथेंटिकेशन हम चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जो फैसला इन मुज़ाकरात के नतीजे में हो। चुनाचे एक उसूली बात के तौर पे तो मैं अब भी आपसे अर्ज करता हूँ कि मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी कर लेंगे, लेकिन आप इस पहलू से हम पूरी तरह कॉन्शियस हैं कि वक्त का ज़या हम नहीं चाहेंगे। हमने 3 नशिस्तें की और तीसरी नशिस्त में बिल्कुल वाजे कर दिया। अब तो कोई नई सूरत हाल यानी हुक्मरान लेकर आएंगे सामने या PDM लेके आएगी तो बात होगी, वरना तो बात की गुंजाइश खत्म हो चुकी हुई है। एजाज साहब, आप लोगों का प्लान क्या है? क्योंकि 14 मई को इलेक्शन ना होने की सूरत में आप लोगों ने एहतजाज की कॉल भी दी है, तो क्या सोच क्या रहे हैं आप लोग, क्या प्लान है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हम तो अपनी एहतजाजी तहरीक को देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आइन पामाल हो रहा है। आइन के बारे में एक चीज़ मैं कम से कम अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद मुत्तफिक का दस्तावेज है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे 1973 में इत्तफाक हो गया था। इसको जो छेड़ेगा वो पाकिस्तान की जड़ें खोद के रख देगा। इसलिए ये वो आइन है जो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जो हाकमियत आला है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, और वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है, मुंतखब लोग हैं, उनके जरिए एक्सरसाइज की जाएगी। और अगर मुंतखब लोग ही नहीं होंगे, मुझे बताइए, तो इसका मतलब है कि आइन से तो आपने इनहराफ कर दिया। आज 1 माह से कुछ दिन ज्यादा हो चुके हैं कि बेआइन है मुल्क। अगर आप 2 बड़े सूबों में तकरीबन यानी 70% पाकिस्तान के अंदर गैर नुमाइंदा, गैर मुंतखब, नाजायज हुकूमतें रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आइन से खिलवाड़ का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में कोई अच्छा इकदाम नहीं कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के सारे अदारों को, जो ट्राइकाटमी है ना हमारे इख्तियारात की, ये अदलिया है, ये मुकन्नना है, ये इंतज़ामिया है, उसको अपने दायरा कार में रह के काम करना चाहिए। गवर्न क्या चीज़ करेगी, वो करेगा हमारा आइन। आइन के तहत पार्लियामेंट, आइन के तहत अदलिया, आइन के तहत हमारी इंतजामिया। अगर ये वाला सिलसिला चलेगा तो यकीनन PTI आइन और अदालत। आज इमरान खान की एक अहम पेशी भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। लेट्स सी कि आज इमरान खान साहब की पेशी में उन्हें कितना रिलीफ मिलता है या नहीं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मौसम की भी और बीमारियों की भी। जब गर्मियाँ कितनी बढ़ गई हैं वैसे वाकई। और अच्छा, वैसे तला फिर भी इस बार सूरत हाल कुछ बेहतर रही है, वरना हम लोग, मैंने ये ऑब्जर्व किया था, हम अप्रैल में AC ऑन कर लेते थे, गर्मी बहुत बढ़ जाती थी। गर्मी देर से आई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब शिद्दत से भी आएगी। और आज का दिन बताया जा रहा है कराची वालों के लिए बहुत गर्म भी रहेगा, लेकिन बीमारियां फूट रही हैं, अमराज आ रहे हैं। हमने देखा कॉन्गो वायरस, मंकी पॉक्स, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं जो कि आ रही हैं। और इस दफा कह रहे हैं कराची में रवां साल का पहला कॉन्गो वायरस का केस भी सामने आ गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 28 साल मोहम्मद आदिल को, जो कि नाज़माबाद कराची के निजी अस्पताल में इस वक्त बुखार के साथ उनको लाया गया था, और उसके बाद तिब्बी तशख़ीस के बाद उसे कॉन्गो का मरीज़ करार दिया गया। अगर इस मरज़ की अलामात की बात की जाए तो बुखार और पट्ठों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द, सर दर्द, आँखों में दर्द और मतली, पेट में दर्द, गले में और सोजिश हो जाती है। वैसे ये मरज़ जानवरों से इंसान को मुंतकिल होने का भी खदशा रहता है। यकीनन ये, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात अब यह है कि हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है और हम क्या कर रहे हैं। हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, हम अलर्ट नहीं है, ना हम मंकी पॉक्स के लिए हुए थे, ना हम कॉन्गो वायरस के लिए हुए थे। हम कोविड में भी काफ़ी रिलैक्स नज़र आए थे। तो होपफुली मैं अपील करता हूँ तमाम देखने वालों से कि वो अलर्ट रहें,
अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखें, और अगर किसी में ऐसी अलामात नज़र आएँ तो उन्हें ज़रूर मशवरा दें कि आप डॉक्टर से रुजू कीजिए और अपना डायग्नोसिस करवाइए। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर है कि वो जो प्रिकॉशंस उनको लेनी है, क्या वो कुछ करना है नहीं करना है? उतनी प्रिपेयर है जितनी इलेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड है। चले मजीद ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ये जानने के लिए डॉक्टर फैसल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर वबाई अमराज हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या इक़दाम आप लोग कर रहे हैं शहरियों को बचाने के लिए? ये हर साल आता है हमारे पास, बकरीद के आसपास आता है, और एक्चुअली ये इस साल का पहला केस नहीं है। हमारे पास एक और भी पेशेंट से पहले दाखिल हो चुके हैं। और इक़्तिदाम के पॉइंट ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो अमूमन ईद के दौरान जब मवेशी आते हैं कराची के अंदर तो उनकी देखभाल, उनके स्प्रे उनके ऊपर करना, ताकि जो कीड़े होते हैं जिससे ये फैलता है उससे बचाव के लिए। आई नो कि अभी जो केस आया है उसके अंदर ये चूँकि ये बुचर थे तो उधर जाके उन्होंने फिर ये अवेयरनेस की है और ये बताया कि भाई वो कैसे फैलता है, और ताकि वो। डॉक्टर फैसल, बकरा ईद भी सर पे खड़ी हुई है और आप जानते हैं कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगेगी, पूरे मुल्क में लगेंगी, तो फिर ये चांसेस हैं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ मेजर्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि लिए जाएँ ज़रूर? सो ये हर साल हमारे साथ होता है कि बकरीद के आसपास कॉन्गो का एक थोड़ा सा पीक आता है शहर में, बल्कि शहर में क्या पूरे मुल्क में आता है। अलर्ट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें हैं जो कि लोग कर सकते हैं जब वो मवेशी ख़रीदने जाएं। एक तो ये कि ऐसे कपड़े पहने जिससे उनके पूरे आस्तीन ढके हुए हों, बेहतर है मोज़े पहने, एंड यूजली लाइट रंग के कपड़े पहने ताकि अगर ये कीड़ा उनके ऊपर है तो वो नज़र आ जाता है। उसके बाद घर पहुँच के एक दफ़ा अपने आप को चेक कर ले कि कोई कीड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा बारीक सा होता है ये कीड़ा। सेकेंडली, अगर कोई मवेशी ख़रीदा है और घर पे रखा हुआ है तो उनको भी एक दफ़ा जायज़ा कर लें कि उनके ऊपर ये जैसे उनके ऊपर चिपका हुआ तो नहीं है ये जो छोटे कीड़े होते हैं। तो डॉक्टर साहब इस कीड़े की अफजाइश कैसे होती है? अफजाइश क्या यानी कि मतलब ये पैदा कैसे होते हैं, जिस तरह बढ़ते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता? जैसे हर कीड़े होते हैं वो अंडे देते हैं और कीड़े से बच्चे निकलते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा है इसका रेशो? जी, तो ये वो है, ये टिक कहते हैं इसको, ये जल्द पे चिपकता है और वो खून चूसता है जल्द के ऊपर। पहले बहुत छोटा होता है, जैसे खून चूसता है मच्छर की तरह, उसका साइज थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और बता दें, जिस तरह कि मैंने अफजाइश की बात की है तो समटाइम एक एटमॉस्फेयर भी होता है कि जो कि इनको फेवर करता है और उसमें फिर ये ज़्यादा बढ़ते हैं, अंडे ज़्यादा देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है या फिर ये बस जब ऐसा नहीं होता। अलबत्ता गर्मियाँ जब होती हैं तो ये काटते ज़्यादा हैं, मगर ऐसा नहीं है कि, और इनके भी अपने सीज़न होते हैं, जैसे आप हर कीड़े के होते हैं। जैसे मच्छर का सीज़न आपको पता है कि सर्दियों में कम होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, इसी तरह से इसके भी सीज़न होते हैं। और क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि ये छोटे जानवर में ज़्यादा हैं या बड़े जानवर में ज़्यादा हैं, कोई डिफरेंस होती है कि गाय और बकरे को फ़र्क होता है इनके लिए? हाँ, गाय बकरी में फ़र्क नहीं होता। अलबत्ता ये इम्पोर्टेंट है कि अगर जानवर को ये बीमारी हो तो उनको कोई अलामात नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इससे बचने के लिए आपने बता दिया कि हमें तो फुल आस्तीनें पहननी है और देखने को कीड़ा हमें लगा तो नहीं है। ये जिन लोगों ने जानवर अपने पास रखे होते हैं या फिर ये जो व्यापारी होते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगे, उन्हें किस तरह चेक करना है? एडिंग टू अ क्वेश्चन डॉक्टर साहब, द प्रॉब्लम इज कि हम इंसानों के बालों में से जुएं खत्म नहीं कर पाते हैं। बच्चे आप जाते हैं स्कूल जाते हैं, बार बार अपने बालों में जुएं ले आते हैं। अब एक जानवर जिसके ऊपर इतने सारे बाल हैं, उससे एक छोटी सी फ्ली ढूंढना इज क्वाइट अ टास्क। सो आई थिंक दोनों मिसाल थोड़े से मुख्तलिफ है, क्योंकि जुए जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। जुए में तो बाल कम होते हैं ना सर पे, लेकिन जानवर पे तो बाल बहुत ज़्यादा हैं। मगर जुए जो है वो इंसान से इंसान क्लियरली बहुत जल्दी स्प्रेड जंप करते हैं। ये इतने जंप नहीं करते फ्रॉम जानवर टू ह्यूमन। एंड सेकंड चीज़ ये, इनके कुछ स्प्रे होते हैं जो कि अमूमन जब अब ये मवेशी आएंगे तो वो स्प्रे करके ही ले आते हैं वो वहाँ से, ताकि ये कीड़े मर जाएं। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, जो व्यापारी हैं जो जानवर लेके आने वाले हैं, उन्हें किस तरह चेक करना है? सेम वे। सो कि जो एक तो ये कि जो जानवर लेके आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट वाले उनसे कहें कि इन जानवरों को स्प्रे करना है तो प्लीज़ मना ना करें स्प्रे करने से। दूसरा ये कि इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि, और ये इतने जुएं जैसे नहीं होते, जुएं तो बहुत ही छोटी होती हैं, ये तो इससे थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो देख सकते हैं। एंड सिमिलरली वही बात कि अपने आप को चेक करके देख लेंगे कोई कीड़ा उनके ऊपर चिपका होता नहीं। अच्छा, 2 महीने पहले ही हमारे यहाँ मवेशी मंडी लग जाती है, तो ये स्प्रे कितने मतलब इंटरवल के बाद फिर से करना है, कितना टाइम इसमें गैप होना चाहिए?
तो देखिए मवेशी मंडी के अंदर जानवर आते जाते रहते हैं, यानी कि जानवर आते हैं जाते हैं। सो यूजुअली वो एंट्रेंस पे जब आ रहे होते हैं उस वक्त होता है, ताकि जो नए जानवर आ रहे हैं उनमें ये ना हो। ऑब्वियसली विद इन द मवेशी मंडी हर जानवर को पकड़ना तो मुश्किल होता है, हर बंदे को पकड़ना मुश्किल होता है, तो आपको खुद भी कुछ केयरफुल होने की जरूरत है। अच्छा, केयरफुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या क्वारंटीन होना होता है, फ़ौरन से हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना अगर आप अपने अंदर वो नज़र आ रही हैं अलामात, व्हाट इज़ टू बी डन, आप क्या बताएंगे सर? एग्जैक्टली तो इसमें शुरू के अलामात में से बुखार होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि ये है कि नहीं। बुखार बहुत सारे वायरसेस के इन्फेक्शन में होता है। अलबत्ता आपका रिसेंटली किसी जानवर से कोई ताल्लुक मतलब कांटेक्ट में रहे हैं, बुखार हो तो बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें। खून का टेस्ट से ही होता है, ये यूजुअली दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस की तबीयत खराब होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जब ये जानवर आते हैं ईद के मौके पर तो बच्चे काफ़ी जानवरों के साथ खेलते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ऐसा उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना बड़ों का होता है, ये उनके लिए कितना लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? सो देखिए ये इम्यून सिस्टम का इतना ताल्लुक नहीं है इसके साथ। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही पोर होती है उनके अंदर थोड़ा सा ये शदीद हो सकता है, मगर है ये लाइफ थ्रेटनिंग। ये डेंगू जैसा नहीं है जिसके अंदर मौत कम होती है, इसके अंदर अमात की शरह ज़्यादा होती है। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कीड़े की तो बात की है, मगर याद रखें ये खून के अंदर भी होता है जानवर के। तो कुर्बानी के टाइम पे आपको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब आप कुर्बानी करें तो उनका ब्लड जो है छूने से तो नहीं लगेगा, मगर अगर आँख नाक या मुँह में जाए तो उससे लग सकता है। सिमिलरली आपके हाथ में खून है तो उसको हम साफ कर लें, स्पेशली अगर आप मुंह और नाक की तरफ। ग्रेट डॉक्टर, एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई वैक्सीन है इसकी? और आपने शायद बता दिया कि फेटालिटी का तो खतरा नहीं है इसके अंदर। नहीं, फेटालिटी का खतरा है इसके अंदर, है जी, वैक्सीन नहीं है इसकी। वैक्सीन कोई प्रिवेंटिव मेजर्स माउस पर लगा के चले जाएं? अभी जो मैंने इतने सारे बताया आपको कि फुल आस्तीनें, बस वही कपड़े बड़े पहने। थैंक यू डॉक्टर फैसल, सो काइंड ऑफ यू सर। हमारे लेम क्वेश्चंस को जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी बहुत बेसिक सवालों में गुम हो जाते हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत जिनको कुछ पता ना हो वो तो फिर जाहिर है निटी-ग्रिटी में जाके पूछेंगे। और वैसे इतनी सारी आ गई है, कॉन्गो, मंकी, कोविड, जैसे लगता है जैसे बहुत सारी वायरसेस हमारी दोस्त भी हैं फिर उनके आगे से। यानी हाउ, अच्छा ब्रेक ले लें तला? लेनी है ब्रेक? क्या ख्याल है प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक ले लें हम लोग? मूड नहीं है उनका, कह रहे हैं बड़ी मेहरबानी है, ले लेते हैं। चलो जी, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल। अब बात होगी कुछ खेल की, खिलाड़ी की, और इंटरेस्टिंग लोगों से होगी आपकी मुलाकात भी। बिल्कुल जनाब, और मैं ये शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा क्वेश्चन चोरी हो चुका है, और चोरी किसने किया है वो आपको बेहतर चोर का मुंह काला हो तो मस्काल अगर आपको सामने दिखे तो समझ जाइएगा कि बात क्या थी। एनी हाउ, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, और दिल जवान होना चाहिए। पंजाबी में कहिए ना, ये लाइन आप पंजाबी में अच्छी कहती हैं, दिल होना उमरां दे विच की रखिया, दिल जवान होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जनाब, इस वक्त मोहम्मद शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाए। और मोहम्मद शहजाद साहब इज अ वेरी, कहते हैं ना कि कमाल के बंदे हैं, ऐसा स्पेसिमेन आपको पाकिस्तान में कम मिलेगा। माशाल्लाह से इन्होंने स्पोर्ट्स में अपना तो नाम रोशन किया है, इनकी पूरी फैमिली एथलीट्स पर मबनी है, इनके बच्चे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पूरे घर में इन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है। और इस एज पर जितने फिट ये नज़र आ रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग इनसे काफ़ी हद तक जेलस हो जाते हैं कि ये जवानी का राज क्या है, इनका आटा कौन सा है। ये सवाल तो इनसे आए रोज़ पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके से अपनी फिजिक को और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और मेंटल इश्यूज़ को भी हम आज डिस्कस करेंगे। मोहम्मद शहजाद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। वैसे ये ग्रीन कोट जो है ना आपका, बड़ा खूबसूरत लगता है वैसे। ये पुरानी निशानी है। ये बेसिकली हम लोग पीडी लुको में गए थे इटली में, पाकिस्तान टीम में, तो उस वक्त ये कोट दिया था। ये अभी उसी का मोनोग्राम भी लगा हुआ है। अच्छा जी। तो अच्छा, वैसे मैं बड़ी इंस्पायर भी हो रही हूँ कि माशाल्लाह आप खुद तो एक स्पोर्ट्समैन हैं ही, आपकी दो बेटियां, एक आई थिंक वेटलिफ्टिंग करती हैं, वेटलिफ्टर रबिया शहजाद, और दूसरी माहूर शहजाद, वो ओलंपियन है, फर्स्ट ओलंपियन है बैडमिंटन की। और लास्ट टाइम 5 ही लोग गए थे पाकिस्तान से, और उसमें एक माहूर थी। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपके बाबा जो हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं तो आप खेल के मैदान में तो कम से कम पीछे नहीं रह सकते।
आप भी नाम रोशन करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे भी इंटरेस्ट है लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती। तलहा की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि तलहा टाइम मैनेज करके एटलीस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जो कि रहना चाहिए। एज जैसे जैसे बढ़े आपकी, आपको इन एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए। आप इतने फिट और जवान कैसे? एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो पीछे कॉलेज के ज़माने से ही मैं कॉलेज गया, एक क्लास हुई, 2 हुई, तीसरी नहीं हुई, तो मैंने कहा भाई ये तो बेकार है। मैंने शाम में पढ़ना शुरू कर दिया, सुबह खेलना शुरू कर दिया। तो बस यही समझे कि आफ्टर मैट्रिक एक टाइम मैनेजमेंट आई, स्किल आई, जिससे मैं टाइम बचाता रहा। और एक जगह मैंने आर्टिकल पढ़ा कि सिर्फ 4 घंटे सोना ज़रूरी है, तो फिर 4 घंटे भी शुरू कर दिए। डॉक्टर्स तो कहते हैं 8 घंटे सोना ज़रूरी है, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। एक वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था ना, उसमें लिखा है कि एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे एक जर्क लिया। हाँ। तो उन्होंने कहा ये मेरी नींद हो गई। पावर नैप्स। मतलब वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपको एक माइक्रो सेकंड की नींद चाहिए जो आपकी बॉडी को रिकवर करती है। उसके लिए कोई कहता है 8 आवर्स। अल्लाह की शान ये है ना कि हर इंसान का जिस्म अलग है। आपके जिस्म पे जो दवाई असर करेगी वो मेरे जिस्म पे नहीं करेगी। अल्लाह की सुभान अल्लाह शान बड़ी खूबसूरत है, उन्होंने हर इंसान को अलग बनाया है। अब मेरी नज़र में इस सोसाइटी में इस वक्त मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। आजकल हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, और जिस खेल की तरफ आपका रुझान है रोइंग, ये तो समझिए कि नापैद होने के बराबर है कि सिर्फ एलीट ही कर सकते हैं। बड़े बापों के बेटे बड़े स्कूल में पढ़ने वाले जो है वो रोइंग के मुकाबले कराते हैं, जो बड़े बड़े क्लब की मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं। आप इस स्पोर्ट को किस तरह प्रमोट होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान में? व्हाट इज टू बी डन ताकि रोइंग हर जगह हो सके? जी, रोइंग के लिए जो वो तो वाटर स्पोर्ट्स चाहिए, लेकिन मैं जो इंडोर में गया उसका रीज़न ही यही है कि मैं रात 9 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, 12 बजे भी आऊँ, आई कैन स्टिल रो। एर्गोमीटर निकाला, उस पर रो कर लिया। अच्छा, तो मशीन के ऊपर ये मशीन है, एक छोटी सी मशीन। तो हमारे यहाँ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है शहजाद साहब, और कितना होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इट्स नथिंग। बट डोंट यू थिंक आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है, बीइंग अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, बीइंग समवन हु हैज डन वंडर्स इन द स्पोर्ट, टू प्रमोट इट? जी, इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर दूं, करें कि ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिसने मुझे यहाँ दिया। और डेफिनेटली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मैं आज बताना चाहूँगा कि हम लोग, मैं इस वक्त कोई 22 स्कूल्स हैं बच्चों के, नर्सरी के, जो मैं चला रहा हूँ, और 2000 प्लस बच्चे हैं जो कि कराची में। जी कराची में। हमने कुरंगी, क्योंकि मेरी फैक्ट्री है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैं एक्सपोर्टर हूँ पाकिस्तान से, तो उधर ही हमने उस एरिया को कंसंट्रेट किया और वहाँ पे हम लोग स्कूल चला रहे हैं, और हर रोज़ कोई नई जिद्दत कर रहे हैं। और आज हमारा इंटरेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर जो मैंने फोर्सी जो नज़र आया है वो ये नज़र आया कि जो छोटे बच्चे हैं ना, जो 3 इयर्स प्लस हैं, वो हमारे पास बिल्कुल बेकार हैं। तो आप स्कूल खोलो, वो सबसे ज़्यादा आते हैं स्कूल में। अच्छा। वो मिलते हैं, और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकल सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, वो कोई 50 रुपये 100 रुपये की दिहाड़ी का माल आएगा, 200-400 की, तो माँ बाप उसको दिहाड़ी पे भेज देते हैं। तो वहाँ पे लोग बच्चे कम हैं। तो ट्रेनर्स आपने हायर किए हैं? अभी तो जो इनकी बात है, प्लान तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी इन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम एजुकेटिंग बच्चों को तालीम दे रहे हैं, स्कूल असल में। हाँ, पहले जैसे मैं बता रहा था कि मैंने वहाँ पे टाइम बचाना शुरू किया और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया। फिर हमें, जैसे हम ख्वार होते हैं या पागल होते हैं, इसी तरह मेरे को पागल लोग मिल जाते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, मिसेस यूए कुरैशी थी, जर्मन लेडी, जो यहाँ पे जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी। उन्होंने भी एक रोइंग क्लब बनाया, एक ब्रिक उठाकर उन्होंने पूरा क्लब बनाया, और उसके बाद उधर जर्मनी से डोनेट करवाई बोट्स, और उनकी वजह से ये इंटरनेशनल रोइंग पाकिस्तान में आई। वरना आप इंटरनेशनल रोइंग पाकिस्तान में थी, होते ही नहीं। अभी भी हम वो जो टब बोट बड़ी सी है, उसी को खींच रहे होते, जो पंजाब के उधर वो चक कनाल में होती है, और हम समझते यही रोइंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा शहजाद साहब, मैं भी आपकी वीडियो देख रही हूँ, नाज़रीन भी ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे, ये इतना आसान नहीं है। ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ये जो रोइंग आप कर रहे हैं, ये तो बड़ा मतलब एनर्जी मांगती है। इसमें हांगकांग के अंदर ही मैंने आज से 3-4 साल पहले जाना चाह रहा था, तो मैंने इन्विटेशन मांगा उन्होंने, तो मैं दोनों कम्पीट कर रहा था, 2000 में भी और 500 मीटर्स में भी। तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन इशू ही नहीं किया। क्यों? उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप खैरियत है, आप क्या करते हैं, आप इस एज में आ रहे हो। उस वक्त मैं 50 प्लस में जा रहा था। तो ये तो 2000 किलोमीटर रेस बड़ी मुश्किल रेस है, और इसी की वजह से जो कार्डियक इलाजमेंट होती है, मेरा एथलीट हार्ट है, हार्ट इलाज है, 80% जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन है,
तो उसकी वजह से हार्ट रेट भी कम है, बिलो 40 है रेस्टिंग हार्ट रेट। तो ये सारी चीज़ें आप डरे नहीं, माशाल्लाह। आप डरे नहीं। मैंने कहा ना कि ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं कि शायद आपको पाकिस्तान में दूसरे ना मिले। अब मोहम्मद शहजाद साहब, आप माशाल्लाह से एक प्रिविलेज क्लास से, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें रहमतें आपके ऊपर हैं। आप अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, स्कूल्स भी चला रहे हैं। जो स्पोर्ट्स का निज़ाम है पाकिस्तान में, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी भी नज़र मेरी तरह ही है कि क्रिकेट सारे पैसे ले जाता है और बाकी सारे खेल मुंह देखते रह जाते हैं? नहीं, क्रिकेट भी पैसे नहीं ले जाता, बेसिकली लोग उसको देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। दिखाया ही वो जाता है ना सर, और कुछ दिखाया जाए, आपका रोल अगर दिखाया जाए तो लोग देखेंगे ना। आप वही चीज लोगों को दिखाएंगे जो लोग देखते हैं। सर ये व्यूअरशिप पैटर्न सर हम ब्रॉडकास्टर्स ने खुद क्रिएट किए हैं कि हमने दिखा 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 कर बोला है कि बस यही देखो। ब्रॉडकास्टिंग भी मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी अच्छी हो रही है, जैसे मुझे भी तो आपने बुलाई ही ना। हाँ सर, हमने आपको बुलाया है, लेकिन ये एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ सब ब्रॉडकास्टर्स को मिलके सारे स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है। करना सिर्फ यही रोइंग नहीं है, बहुत सारे खेल हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ दिखाने से लाजमी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप खेलना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज कॉर्पोरेट फंड मैं ऐड करूं कि हमारे लोग जो है ना, वो लोगों की मेंटलिटी यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये नहीं है कि किसी को बनाने में मदद करें, ये जो बनकर आ जाए उसके पीछे चल पड़ते उन्हीं को एडें मिलती हैं, शैम्पू की भी, बोतल की भी, डिटर्जेंट की भी, सारी एडें उन्हीं को मिलती हैं सर। और बेचारे दूसरे खिलाड़ी मुंह तकते रह जाते हैं। अब देखिए, हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इमेजिन व्हाट एन एम्बैरेसमेंट कि हमारा नेशनल स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियन रहे कई मरतबा और हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ये नहीं कह रहा हूं कि हम हार गए, वहां पे हम जा ही नहीं सके। उन्होंने बोला आपकी टीम इतनी बकवास है, आप खेल ही नहीं सकते हमारे साथ। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, प्लीज सर। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है कि हमारे पास ग्रासी ग्राउंड्स तो हैं, तो उन्होंने ग्रासी ग्राउंड से हॉकी खत्म कर दी, वो टर्फ पे ले गए। टर्फ हमारे पास नहीं है, कोई एक इधर डल गई या कोई एक लाहौर में डल गई, बस ये है। तो अब हम कहाँ से खिलाड़ी बनाएं? उनके भी खाने के पैसे नहीं होते, कोई ट्रेनिंग के पैसे नहीं होते, वो भी बड़ा मसला है सर। क्रिकेट की पिच बन जाएगी 3-5 करोड़ रुपए की, हाँ, लेकिन पूरे ग्राउंड में टर्फ नहीं लगेगा हॉकी के लिए। यही चीज इसके अंदर फिर गवर्नमेंट का काम आता है कि गवर्नमेंट जो है ना, जो पैसे टैक्सेस जमा करते हैं तो ये फैसिलिटीज दे। अग्रीड, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, आप माशाल्लाह से 22 स्कूल्स के हवाले से बता रहे हैं कि जो आप चला रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जो कि अपने तौर पर कुछ करना चाहते हैं और उनकी काविशें जो हैं वो काबिल सत्ताइश है। और हम लोगों की कोशिश होती है कि अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोगों की उन काविशों को हम उजागर करें, लोगों को बताएं, ताकि उनको भी ये पता चले कि ये हो रहा है और हमें भी करना चाहिए। तो इस वक्त मैं आपको बताऊँगी बलूचिस्तान के कुछ नौजवानों के बारे में जो कि इल्म की शमा को रोशन करने के मिशन पर हैं और इल्म को फैलाने के लिए वो जो कर रहे हैं। उन्होंने एक क्लब बनाया है बुक रीडिंग के हवाले से, और ये बड़ा ज़बरदस्त क्लब है जिस पे लोग आएंगे और आकर अपना ये शौक़ है किताबों से मोहब्बत का, उसमें जनाब उनको पूरा मौका मिलेगा। कुछ सहूलत मैसर की गई है, उनको आएगी। आक़ा दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजाए तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, पकड़ के रखना, जन्नत ज़रूर मिलेगी। एक कुरान पाक, दूसरा मेरे अहले बैत, उनका ख़ानदान। तो यकीनन जो पहली किताब सबसे ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए कि वो उससे बेतहाशा प्यार करे, वो कुरान पाक है। जैसे जैसे दुनिया में कुरान पाक का प्यार कम होता गया, किताबों से भी लोग दूर होते गए। सैडली दूसरी किताबें आ गई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सैरिश, हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन बाय द विक्टोरियस। जो जंग जीता उसने तारीख लिखी और तारीख में अपने आप को हीरो दिखाया। इसलिए यह भी बहुत ज़रूरी होता है किताब उठाते हुए कि बंदा सोचे, समझे और फिर उसको पढ़े, उसका बैकग्राउंड देखे, किस साल में आई है, किसने लिखी है, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो रिसर्च करना, किताब चूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मिसगाइड करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। बिल्कुल आप तला ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ये ज़ौक़ रखते हैं, ये शौक़ रखते हैं, यकीनन वो ये रिसर्च भी करते होंगे और ऑथराइज्ड जो है जिसने भी मुसन्निफ ने लिखी है उसका पता करने के बाद ही पढ़ते होंगे। जाहिर है फिर इंसान सुनता भी है। क्योंकि सैडली ऐसी स्टोरी भी सैरिश मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी कि पाकिस्तान में ऐसे कुरान पाक भी प्रिंट होते हैं जो बिना प्रूफ हुए, बिना वेरीफाई हुए डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, जो दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनीसुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरियाब ये रीडर्स क्लब है जो कि इन्होंने बनाया है, जहां से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अनीस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि आपको कैसे ख्याल आया ये क्लब बनाने का और आपकी सर्विसेज क्या है, क्या लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं किताबों के साथ साथ? गरम चाय की प्याली। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया
असल में ख्याल हमें ऐसे आया कि जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो पेश किया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। असल में कहा यह जाता है और माना यह जाता है कि बलूचिस्तान के लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, या किताबों से शगफ़ नहीं रखते, इल्म हासिल करते हैं या वो नहीं करते हैं, ये अक्सर कहा जाता है। तो हमने देखा कि हम खुद किताबें पढ़ते हैं, शौक़ रखते हैं, और हमारे जो दोस्त हैं वो भी रखते हैं जो तालिब इल्म हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जो गैराज में काम करने वाले हैं, जो होटल्स में काम करने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, वो भी किताब पढ़ना चाहते हैं। तो हमने सोचा एक ऐसा मुनफरद लाइब्रेरी कायम किया जाए कि ऐसे लोगों तक हम किताब खुद पहुँचा दें उन तक, ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो और वो किताब पढ़ सकें। नहीं तो अनीस, मुझे ये बताइएगा कि ये क्लब आपने बनाया है, इसकी मेंबरशिप है, लोग किस तरह से यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवाते हैं? यहाँ ये बिल्कुल ओपन है सबके लिए, कोई भी आए, बुक्स अवेलेबल हैं, बैठ के पढ़े, अपना शौक पूरा करे, चला जाए, कैसे कर रहे हैं आप? जी, असल में तरीक़ेकार ये होता है कि हमारा एक फेसबुक पेज भी है और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, रीडर्स क्लब सरियाब के नाम से। तो वहाँ पर हम जो पिक्चर है, किताब का पिक्चर है, वो हम अपलोड करते हैं। वो हमारे नंबर्स भी दिए गए हैं, तो जिसे जो बुक पसंद आ जाता है वो हमें कांटेक्ट करता है और फिर ये किताब हम उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा। या अगर कोई दुकानदार है तो हम उस दुकानदार तक पहुंचा देते हैं। एक मैक्सिमम टाइम देते हैं उसे, वो पढ़ लेता है और फिर हम अनीस, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोग जब से स्क्रीनों के जाल में फंसे हैं तब से हार्ड कॉपी से दूर हो गए हैं, जबकि मैं हमेशा ये फोर्स करता हूँ कि जो हार्ड कॉपी का मज़ा है वो स्क्रीन का नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं खुद जब किताबें पढ़ता हूँ, मैंने PDF में भी पढ़ी है, हार्ड में भी। हार्ड का जो मज़ा है, जो अच्छा लगता है इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ड में किताबें पढ़ना। तो मुझे ये बताइएगा अनीस, ये सफ़र इतना आसान नहीं है, लोगों को ये सहूलत इस महंगाई के दौर में प्रोवाइड करना कि आप घर तक किताब पहुँचा के आते हैं। ज़ाहिर है एक्सपेंस होता होगा, पेट्रोल लगता होगा, वक्त लगता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, मुश्किल तो होता है, लेकिन जब एक जुनून होता है, एक शौक होता है, सर्व करने का शौक होता है समाज में, तो वो इंसान कहीं से भी। डोनेशंस लेते हैं आप? मेरा पूछने का मकसद ये है। जी जी, डोनेशंस हम बिल्कुल लेते हैं, लेकिन अब तक हमें बुक्स की डोनेशंस हुई हैं और मज़ीद हमें डोनेशंस की ज़रूरत भी है। और हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑफिस हो मेन रोड पर, जो कि अभी तक नहीं है। हमारी किताबें एक दोस्त के मेहमान खाने में रखी हुई हैं फ़िलहाल। तो आपने कोई एफिलिएशन करने की कोशिश नहीं की? कोयटा में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इतने सारी सरकारी मकामात हैं, कहीं जाके आप एफिलिएशन करते, कोई पार्टनरशिप करते कि जी हम यहाँ पे अपना क्लब खोलना चाहते हैं, वहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता क्या? जी एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारा रीडर्स क्लब है, ये एक बहुत ही मुनफरद किस्म का लाइब्रेरी है। जो कि बाकी लाइब्रेरी होते हैं वहाँ पर तो इंसान को जाना होता है और वहाँ मेंबरशिप करनी होती है, फ़ीस देना होता है। अच्छा, रीडर्स क्लब सरियाब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट्स टोटली फ्री ऑफ कास्ट, कोई फ़ीस नहीं है, कोई झंझट नहीं है। किताब लें, फ्री, पढ़ लें और फिर रिटर्न। लोग वापस भी करते हैं या फिर वापस नहीं मिलती? अक्सर ऐसा भी होता है कि भाई बस आ गई, अब वापस छोड़ो, कर देंगे जब करनी हो। कोयटा वाले हैं वो जरूर वापस करेंगे मेरे ख्याल। ये बताएंगे ना? बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि हम रीडर्स को एक मरतबा कहते हैं कि किताब रिटर्न कर लें, वो नहीं करता है। दूसरी मरतबा कहते हैं, फिर तीसरी मरतबा तो वो खामखा रिटर्न कर देता है। अच्छा चलिए, खैर आखिरी सवाल है, फिर आपको मल्ला हाफिज कहेंगे। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि ये सरियाब के बाद खारान रीडर्स क्लब भी आ रहा है, क्या इरादे हैं, आपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं? जी, हम दोस्तों ने सोचा ये है कि जो हमने रीडर्स क्लब खारान ब्रांच बनाया हुआ है, वहाँ के भी बहुत सिंसियर हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बलूचिस्तान में जितने हमारे ज़िले हैं वहाँ पर भी हम काम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो हमें बुक्स की डोनेशन जितनी मिल सकती है उतनी अच्छी बात है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान, आप ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इल्म को फैला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और हमारे साथ स्टूडियो में ऑफ कोर्स एक और ऐसी हस्ती थी जो आपसे पहले हमने मिलवाया भी, शहजाद साहब, जो भी इल्म को फैला रहे हैं, खेलों को भी बढ़ा रहे हैं और अपने नाम से, अपने काम से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सर सब हमारा परचम लहरा रहे हैं दुनिया भर में। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सर एक सवाल आपसे पूछना था मैंने, वो सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है? आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनके मेंटल वेवलेंथ भी देखते होंगे, उनके मेंटल इश्यूज आपको नजर आते होंगे। एज अ नेशन हम मिनहसल कौम कहाँ खड़े हैं मेंटल लेवल के ऊपर? मेंटल लेवल, अब जैसे आपने पहले बोला, कुरान की बात की,
तो कुरान को अगर उर्दू में पढ़ें तो उसमें ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स अल्लाह एक जगह सारी नॉलेज, अल्लाह एक जगह कह रहा है कि फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेहनत करो और इबादत में रहो। तो अगर आप ये मेहनत करते रहें तो मेंटल इशू रहेंगे नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और एक अच्छा पूरा प्लान लाएंगे और बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे तो आपका दिमाग एक अल्लाह बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। जहाँ मैं समझता हूँ कि कोलैप्स होने की इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि वरना अल्लाह इधर पहुँचाता ही नहीं। जब आप इतनी चीज़ों को संभाल सकते हो तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ भी अच्छी और ये सुकून मिलता है आपकी जो भी परफॉर्मेंस है। इवन आप भी अगर यहाँ पहुंचे हो काम कर रहे हो तो ये मेंटल हेल्थ है ही तो कर रहे हैं ना। बेशक अगर ये नहीं होगी तो नहीं पहुंच सकते, वरना बहुत सारे नीचे होंगे जो अभी शायद। अब शहजाद साहब माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव हैं और मैं इनके फेस एक्सप्रेशंस और फेस रीडिंग जो कर रही हूँ ना, बड़े जिंदा दिल इंसान लग रहे हैं मुझे, बड़े खुश अखलाक भी है। ये फेस रीडिंग आपको किसने सिखाई सर? बस आ गई है थोड़ी बहुत, और मेरी ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं होती है, जो मैं किसी के बारे में सोचती हूँ वैसा ही होता है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें आपकी अपनी हेल्थ का ख्याल आप कैसे रखते हैं? डाइट बताएं, सिर्फ जीरो कार्ब्स खा रहे हैं? नहीं, कीटो डाइट। असल में होता क्या है कि डाइट आपकी खुद ब खुद आती है। पहले आप अपना प्लान सेट करते हो, अपनी लाइफ सेट करते हो, तो फिर बॉडी उसी हिसाब से फिर आपको डाइट सेट करती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रोटीन लेना शुरू, जैसे सबने कहा यार आप बॉडी बिल्डिंग का वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप प्रोटीन लो, लेकिन बॉडी ने रिजेक्ट किया उसको, उसके बहुत सारे सिग्नल्स आए, तो कभी रोटीन हो गई, कभी कुछ और इन हो गया। तो इस तरह डिफरेंट चीज आती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, किस जगह पे हो। तो अडेप्टेबिलिटी, आप बिल्कुल आपकी बॉडी अडेप्ट करती है माहौल से। आप अगर हिरन बनना शुरू कर दो, छलांग अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप शहजाद साहब की तरह इस एज में भी फिट दिख सकते हैं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी इस एज में ऐसा ही फिट रखे। लेते हैं एक ब्रेक। थैंक यू शहजाद साहब। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट से बिल्कुल प्यार नहीं, अगर प्यार है तो कॉम्बैट स्पोर्ट से बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं जूजित्सु, क्यूकुशन और भी बहुत सारे फाइटिंग स्टाइल्स हैं, और इन सबको मिक्स करके मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA क्रिएट किया गया। केज फाइट्स दुनिया भर में मकबूल हो रही हैं। खबीब के आने के बाद मुसलमानों में एक लहर दौड़ गई MMA फाइट्स की, केज फाइट्स की, और पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट मौजूद है। मैं हमेशा K7 किक बॉक्सिंग अकेडमी को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ ट्रेनिंग खुद भी करता हूँ, बड़ा मजा आता है। इससे अच्छा खेल कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बेटियां भी किसी से कम नहीं है सैरिश। हम जानते हैं पाकिस्तान में सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि लोग लड़कियों को हमेशा तंग करते हैं, उन्हें हिरासत करने की कोशिश करते हैं, हुकूक निस्वा की हम बात करते रहते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान की बेटियां ऐसी हैं जिनमें से एक है शगुफ्ता आसिफ, जिन्होंने मिसाल कायम कर दी है। बड़ा कमाल लड़ती हैं वो। हाँ बिल्कुल जनाब। और हाल ही में नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट सीजन 2 के दौरान बैंटम वेट कैटेगरी में अपना टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। सैरिश सोच रही हैं कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि वो भी इसी तरह लड़ सके, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके हस्बैंड जुहैब उन्हें इजाजत नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जुहैब खुद भी स्पोर्ट्समैन है, तो मुझे लगता है मुझे इजाजत मिल जाएगी। नहीं, पर वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के मुक्के और लाते चलाएं। मतलब आपका ख्याल है कि मैं उन पे चलाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ज़ुहैब, ये मैंने नहीं कहा। बहुत नेगेटिव आदमी है दराजी तोई। वेरी सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से। अब वेट कर रही है हमारी मेहमान, उनके शगुफ्ता कह रही है कि मैं फाइट करना चाहती हूं आपसे। शगुफ्ता ऐसा है? वालेकुम अस्सलाम, दुनिया बोले। सॉरी, हम लोग ये सैरिश ऐसे काम करती रहती है, लेकिन थैंक यू फॉर प्रमोटिंग। आप फाइट को प्रमोट कर रही हैं, और वुमेन फाइट बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आए, उन्हें बेसिक फाइटिंग स्टाइल्स पता हो। आपको शौक कैसे पड़ा एंड हाउ वाज योर जर्नी? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो स्टार्टिंग में मैं ये चाह रही थी मैं अपनी जो मेरे आगे हायर स्टडीज़ है मैं उसको स्कॉलरशिप अवेल करके, मैं स्पोर्ट्स बेस पे स्कॉलरशिप अवेल करके मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर लूँ। तो ये आइडिया मेरी बड़ी बहन ने मुझे दिया था। तो इस चीज़ को जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लब गई तो वो खेल देखते हुए मुझे बहुत शौक, इट वाज क्रेज़ी, बहुत मज़ा आ रहा था उसको, उस चीज़ को देखते हुए, उसको करते हुए। उसके बाद फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना चाहिए। तो अभी मैं साथ में स्टडीज़ भी कर रही हूँ। और फिर क्या स्टडीज़ कर रही हैं आप? मैं क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। क्रिमिनोलॉजी, क्राइम पढ़ रही हैं? यानी कि दोनों जो मामलात हैं ना वो मुक्के भी आएंगे, ऊपर से क्रिमिनोलॉजी पढ़ ली तो बस फिर इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी करेंगी। बताएंगे असल कसूरवार तुम हो, आओ घुस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लड़कियां तो उन्हें कहा जाता है बड़ी सिनफे नाजुक हैं, पतले पतले इनके हाथ हैं, कहाँ तुम मारोगी, मार ना खा लेना, बैठ जाओ। तो ये सिर्फ लड़कियों से मुकाबला होता है या लड़कों से भी कर लेती हैं आप?
जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो लड़कों के साथ होती है, मेरी ट्रेनिंग लड़कों के साथ होती है, लेकिन फ़ाइट्स हमारी फिर लड़कियों के साथ ही होती है। तो कितना मुश्किल लगा आपको यहाँ? बहुत मज़ा तो आता है लेकिन मुश्किल है? जी, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था क्योंकि आपको पंचेस खाने पड़ते हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपके इंजरीज हो जाती हैं। तो अभी इस चीज़ की आदत हो गई है, तो मुक्के खाने की। हाँ, अभी मुक्के खाती है। लेकिन सैरिश, जो बात आपके लिए समझने की थी, जो शगुफ्ता ने कही, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस इंसान में टॉलरेंस ना हो, बर्दाश्त ना हो और बेसब्रा हो, तो वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। और फाइटिंग स्टाइल्स में ऐसा ही होता है कि जब आप फाइट कर रहे होते हैं और मुंह पे एक जोरदार मुक्का लगता है तो इंसान का एकदम से ब्लड प्रेशर चढ़ता है, गुस्से में आके वो फाइट करना शुरू हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता। तो जिसकी बर्दाश्त ज्यादा होती है वो ही ज्यादा आगे तक भागता है। लेवल अल्हम्दुलिल्लाह काफी बढ़ रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, जब से आपने हमारा शो शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैंने आपकी बर्दाश्त में इजाफा किया। शगुफ्ता, इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए खास तौर पे लड़कियों में क्या करने की जरूरत है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आई गेस, क्योंकि आप खुद पर इत्मीनाद करेंगी तो आप कोई भी फील्ड जो है आप बेझिझक कर सकती हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फैमिली में और लोग भी हैं जो कि इस फील्ड से? फर्स्ट हूँ मैं, अपने एरिया से फर्स्ट हूँ मैं, अपने गांव की फर्स्ट। तो आपको तो बड़ा वो सामना करना पड़ा होगा, वो उल्टी सीधी बातों का, या फिर रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस काफ़ी है हमारे। अच्छा, यही सवाल अगला पूछना चाह रहा था मैं शगुफ्ता। जिस एरिया से आप बिलोंग कर रही है वहाँ से बहुत ज़्यादा फीमेल एथलीट सामने आ रही हैं, विच इज़ अगेन एक्सीलेंट, अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान से वैसे हैं, लेकिन क्या है आपके एरिया में ऐसा? आई गेस हमारे वहाँ पे लिटरेसी रेट, हमारे वहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और साथ साथ फीमेल एथलीट्स को प्रमोट, हम अपने लोकल एथलीट्स को प्रमोट करते हैं, शायद उस वजह से हमारे वहाँ पे अवेयरनेस। हुंजा से ताल्लुक़ है आपका? हुंजा से, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है ना कि जिस इलाके की ये बात कर रही हैं, मैंने बहुत सारा नर्सिंग स्टाफ देखा है तला अच्छे हॉस्पिटल्स में जो कि हुंजा से है, क्योंकि लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे वहाँ ज्यादा हैं, पढ़ाई को वहाँ पे अहमियत दी जाती है, इसीलिए ये लोग जिंदगी में आगे निकलते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जो कमाल चीज है कि वो ये तफरीक नहीं करते हैं कि लड़का है लड़की है। एम आई राइट शगुफ्ता? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जेंडर को हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आप जिस फील्ड में आते हैं, लाइक अभी मैं MMA कर रही हूँ, तो जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम हम लोग जेंडर नहीं देखते, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट इवन इन सोसाइटी हुंजा की साइड पे बराबरी का मेरे ख्याल से ट्रेंड है कि औरतों मर्दों को बराबर रखा जाता है और कम नहीं समझा जाता। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है आगे? फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है, मैं आगे फ़ाइट करना चाहती हूँ, इंटरनेशनली एज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद करना इज़ माय मेन मकसद। सैरिश का पूछने का मकसद था शादी कितने सालों के बाद करेंगी? शादी नहीं। ये डिपार्टमेंट जो है ये तलहा का है। अगर ये न्यूज़ एंकर ना होते, प्रोग्राम एंकर ना होते, तो फिर ये एक मैरिज ब्यूरो चला रहे होते अनडाउटेडली, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये बताएगा शगुफ्ता, फीलिंग्स क्या थी जब ये टूर्नामेंट आपने जीता, और प्राइज मनी कितना मिला? कितने $1 मिलियन? प्राइज मनी 5 लाख कैश था। चले, अल्लाह का शुक्र है। मैं थैंक यू अदा करूंगा ऐसे गार्डन्स का जिन्होंने ये इवेंट स्पॉन्सर एग्जीक्यूट करवाया था, कि उन्होंने एटलीस्ट फाइटर को 5 लाख रुपए तो दिए। सैडली हमारे यहाँ जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शगुफ्ता, वो पर फाइटर को 25, 30, 40, 50 हज़ार देते बड़ी बात होती है। तो यहाँ विनर को 5 लाख दिया गया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द स्पॉन्सर्स जिन्होंने खिलाड़ी और खेल को सपोर्ट किया। थैंक यू। अच्छा, और एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि ट्रेनिंग कितना टाइम करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं, पढ़ाई को कितना टाइम देती हैं, फिर डाइट प्लान भी क्या को फॉलो करती हैं, क्या मतलब लाइफस्टाइल है? सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर शाम में मेरी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में 5 से 6 घंटे करती हूँ। और डाइट प्लान फ़िलहाल मेरा डाइट प्लान है वो हम लोग कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स की इंटेक हम लोग ज़्यादा करते हैं। और फिर जब हमारी फ़ाइट्स करीब आती हैं तो उस टाइम हमारे स्पेसिफ़िक चीज़ें हमें इंटेक करनी होती है, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती है और कुछ चीज़ें हमें लेनी होती हैं। कितना मुश्किल काम है ये। जी। अच्छा, ये हमारा सवाल एक भेजा गया है MAPCR से, और वही शगुफ्ता आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितनी ट्रेनिंग करती हैं? वैसे मैं जब ट्रेनिंग करता था 5 से 6 घंटे बताया, 5 से 6 घंटे। मैं ये कोशिश करता था कि 1000 जैब, 1000 क्रॉस, 1000 लो किक, 1000 मीडियम किक, 1000, इस तरह मैं करता था और वो बड़ा थक जाता था, उसमें मर जाता था। बिल्कुल उस चीज़ को। तो आपका सीक्रेट है ट्रेनिंग का जो आप बताना चाहें? तो
मेरे स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा क्योंकि पंचेस और इनकी रिदम स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन इशू क्या है शगुफ्ता, आई टेल यू समथिंग, आप बैग्स के ऊपर, पैड्स के ऊपर ट्रेनिंग करते रहते हो, लेकिन जब आप रिंग में उतर के फाइट करते हो तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। मालूम पड़ता है कि जो आप इतने सालों से ट्रेनिंग करते आ रहे थे, असल ट्रेनिंग तो अब शुरू हुई है जब आप रिंग में उतर के फाइट कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स हो, अपॉर्चुनिटीज मिले खिलाड़ियों को कि वो फाइट कर सके। सैडली स्पॉन्सर सिर्फ क्रिकेट से प्यार करता है। हाँ। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हाँ, मैं भी मेरा भी यही सोच है कि पाकिस्तान में हमारे लोकल एथलीट्स को सपोर्ट किया जाए ताकि वो इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और जैसे मेरे लिए अभी इंटरनेशनल इवेंट्स के जो इनविटेशंस आ रही हैं तो उसमें मुश्किलात जो मैं फ़ेस कर रही हूँ वो है स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, तो उस वजह से हमारे इवेंट्स फिर रह जाती हैं। सही। अच्छा, हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं जो कि हमारे पीसीआर में मौजूद हैं और वो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर उनको एमएमए सीखना है तो कराची में उन्हें कहाँ जाना होगा? कोई ऐसी ज़बरदस्त जगह जो कि आप रिकमेंड करना चाहें? कराची में अभी बहुत से जिम्स हैं। मैं जहाँ से करती हूँ ग्राइंड 3G MMA के नाम से, K7 है, माई जिम हो गया, बहुत हैं। आप जहाँ मेरा फेवरेट है K7 किक बॉक्सिंग एंड फिटनेस। चांडियो साहब से अच्छा मेरी नज़र में कराची में कोई नहीं है। शगुफ्ता, कभी आप गई हैं उनके क्लब पे? नहीं। मैं इनवाइट करता हूँ, मैं आपको उनके बिहाफ पे इनवाइट करता हूँ, आप जरूर आएं। और इनसे फाइट करनी है आपको। मुझसे नहीं यार, ये क्या बात हुई सैरिश, मैं 110 किलो का हूँ, वो बैंटम वेट में है, मुकाबला ही नहीं बनता। अच्छा, इसमें ये भी देखते हैं? अल्लाह अकबर, मुझे नहीं पता, इस खेल का मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं सीख रही हूँ तभी तो पूछ रही हूँ। चले सऊदी अरब चलते हैं। सऊदी अरब चलते हैं जनाब। उम्रे के दौरान एक वायरल वीडियो से मशहूर होने वाले अब्दुल कादिर मरी की पाकिस्तान वापसी के बाद उनसे मुलाकात करने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी मुलाकात करें। हम जा नहीं सकते लेकिन उनको तो हम अपने प्रोग्राम में दावत दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो इनका वो अंदाज़ है ना, तो किसी ने बोला कि ये पुराने वक्तों में जब ये इस्लामी दौर के अवाइल की बात है कि लोग जिस हुलिये में हुआ करते थे ये उससे काफ़ी मुताबिकत रखता है, तो लोगों ने इसलिए काफ़ी इनको पसंद किया और बोला कि देखें इस तरह के लोग भी हैं आजकल के दौर में कि इनकी शख्सियत कितनी मुतासिर कुन है। फिर ये सुने खाली हाथ उम्रे पर गए थे, इनके पास कुछ नहीं था, एक घड़ी इनके हाथ में थी वो भी इनकी खो गई कि वक्त भी ना पता चल पाए, तो बड़ा मतलब ये वायरल हुए। फिर आई थिंक सो इन्हें बुलाया गया एज अ मेहमान अब आप जो सऊदी हुकूमत है उनकी तरफ से, और फिर ये वहाँ से जब वापस आए हैं तो लोग इनसे बहुत मिल रहे हैं, तो हम भी आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। बाबा कादिर बख्श, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कब से बकरियां चरा रहे हैं? क्या यही आपका ज़राए आमदनी है या इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? मदरी अल्लाह बुझा चारनिवास और फसानिया वक्ता का फायदा भी सो फादी भी सो मैं कारोबार हवे बुझानी चारनी। बाबा का कहना है कि मैं बचपन से बकरियां चरा रहा था, हमारे पास और तो ज़राए आमदन या कुछ नहीं था कि लोगों से कहते कि हमें बकरियां दें, हम आपके बकरियां चराएंगे। पर साल बाद जो है ना जितना बचता था तो वही हमारा जो है ना ज़राए आमदन और वही हमारा रोज़गार था। ये भी पूछेगा कि उम्रे पे कब से जाने का इनका इरादा था? उम्र मैया देरी रदा वो 25 साल पेशा गुड़ा आखिरी माए पास कर सकता कम में पैसे वानी जमा करने का रहता गुड़ा माला चारना चाहिए कम में बाकरना पैसे में जमा करना गुड़ में हवा पास मुद्दा ख़त्म भी सा कोरोना भी सा गुड़ा विनवा नवी सा गुड़ा पास मुद्दा ख़त्म भी सा गुड़ मनोख है पास अर्जेंटी कर सकता गुड़ा पारी है ऐज कुर्बानी का फसकुल कपाए तो गुड़े नवा कम में संगते पुरसों ओ गुड़ा अल्लाह को वर गए गुड़ा बैठे मामी पास देखा। नाज़रीन, बाबा का ये कहना है कि मेरा जो है बैतुल्लाह जाने का बचपन से इरादा था, लेकिन कोशिश मेरा अभी जो है 15 सालों से मेरा कोशिश जारी था, बाकायदा थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से जो है मक्का मदीना का सफ़र कर सकूं। अच्छा, बाबा जी जो हैं उनको उर्दू नहीं आती, इसलिए उनके साथ वो जो बैठे हुए हैं वो बाकायदा ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, तो इनसे ये भी पूछेगा कि जब इन्होंने पहली बार बैतुल्लाह शरीफ को देखा तो इनके तासुरात क्या थे, क्या महसूस किया था? बस मैं जल चोखा खुशी आज का केला मात को सोह भी सिवानी और मैं सोह ने सानी और यमर दिया बे बोलिया मात को सोह में खुशी भी था। तो नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में बाबा का ये कहना है कि जब मैं पहली मरतबा मैंने बैतुल्लाह देखा तो मुझे यूँ लगा जैसा कोई भूखा और प्यासा शख्स हो और उसको खाना मिले तो मेरे रूह को
जो है ना पानी मिलता गया और खाना मिलता गया। इस तरह जो है ना मैं सैर होता गया। अच्छा, वापसी के वक्त जब अलविदाई रोज़ा रसूल को जब देखा तो तब इनके दिल की कैफियत क्या थी? क्योंकि ये तकरीबन 10 साल से बस इसी मकसद के लिए लगे हुए थे और फिर ये सादत इनको नसीब हुई। बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी सादतमंदी की बात है। बस मैं आखिरी तो खादे आवे आज का के सलमा ग्रेस दवालोट सा वला मसोने सा मना मनशान मर्दवा दस का गुड आखिरी गुड जन्नत रजा दवालोट सा गुड जमात नवाज पढ़ सा सयाला पाकनी मतावर का वर्षा के मदरा है महीना है अभी से। नाज़रीन, बाबा का कहना है कि उस वक़्त मेरे दिल पर इंतहाई जो है मेरा गमगीन था कि मैं वापसी जा रहा हूँ या नसीब दोबारा मैं कब आ जाऊँ, मुझे नसीब होगा या नसीब नहीं होगा दोबारा अल्लाह के घर। मैंने जैसे कि पहले बताया कि गालिबन इनकी घड़ी वहाँ पे खो गई थी, बस वही एक चीज़ इनके पास थी। तो आप बाबा जी से पूछेगा कि इनका वहाँ क्या सामान गुम हुआ था, वो वाक़या क्या था? नहीं मैं टिकट टाइम कम में गुड़ा मैं रवागी मक्का पका नहीं मायदा के निंदा तो मैं गुड़ा उम्र नहीं माँ गुड़ा यक दो में मर्द में सवाल तो मुला सतारा है ब्रास चे बच जिंद सी है रही में ब्रासा जमात नमूनात का माँ अमीरा रास्ता लौट सके दूर रुशवस्था। तो नाज़रीन, बाबा का ये कहना है कि वहाँ पर मैं अपना सामान गुम कर चुका था। जब जाते हुए वहाँ पहुँचा था तो मेरा सामान गुम हो चुका था। 48 घंटे में एहराम के साथ था, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी और कोई सामान मेरे नहीं थे, सब कुछ मेरा गुम हो चुका था। मैं एहराम के साथ जो है ना हरम शरीफ के अंदर ही बैठ रहा था और वहीं पर ही रहा था और कोई खाने पीने वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहिब, आपने अपना वक्त हमें दिया, लेकिन आपने मेरी ये बात साबित कर दिखाई जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। बुजुर्गों ने हमें बताया है कि फ़कीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहों को नहीं मिलती। जितना ज़मीन से करीब रहोगे कब्र में जाना उतना आसान होगा। यकीनन बाबा जी भी उसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है। वहाँ पर शगुफ्ता की जाने बातें, शगुफ्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बेहतरीन MMA चैम्पियन है पाकिस्तान की। लेकिन मैं उनकी तरफ से अपील करना चाहता हूँ तमाम मुखैर हजरात से, तमाम कॉर्पोरेट से जो कि क्रिकेट के ऊपर 100-100, 200-200, 300-300 करोड़ रुपए लगा देते हैं, खुदारा दूसरे खेलों पर रहम खाइए। एक नेशनल चैंपियन हमारे सेट पे इस वक्त मौजूद हैं, वो अपील करिए क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है, पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। खुदारा जो 400-500 करोड़ आप उसका 4-5-6 लाख रुपए भी निकाल के अगर किसी खिलाड़ी को दे दें किसी और खेल के लिए, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान में आपको MMA चैंपियन भी मिलेगा, हॉकी चैंपियन भी मिलेगा, स्क्वॉश चैंपियन भी मिलेगा। वो दिन वापस लौट आएंगे। शगुफ्ता, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगी, लेकिन लोग शायद आपकी जुबान से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। अपील आप क्या करेंगे इस प्लेटफॉर्म से? इन्विटेशन हमारे पास हर लोकल फाइटर्स के पास इन्विटेशंस आती हैं। अनफॉर्चुनेटली स्पॉन्सर्स ना मिलने की वजह से अगर मेरे मैसेज आपके न्यूज़ के थ्रू अगर कोई सुन रहा है तो मेरा मैसेज ये है, प्लीज़ अपने लोकल फाइटर्स को सपोर्ट करें, अपने लोकल एथलीट्स को सपोर्ट करें। हमें स्पॉन्सर्स की नीड होती है। तो गवर्नमेंट से आप कोई अपील नहीं करेंगी? नहीं, मतलब कोई तवक्को नहीं है? नहीं। अब जाहिर बात है ना सैरेश, अब देखिए ना, आप कोई भी ऐड ले लें, डिटर्जेंट की ऐड ले लें, ड्रिंक की ऐड ले लें, रेजर की ऐड ले लें, हर जगह क्रिकेटर। रहम खाओ यार दूसरे खेलों पे भी, खुदा के वास्ते। आज किसी हॉकी के खिलाड़ी का नाम किसी पाकिस्तानी को याद नहीं रहा है, सिर्फ क्रिकेट। दिखाना ही क्रिकेट है, खिलाना ही क्रिकेट है, पिलाना भी क्रिकेट, कपड़े धोते हुए भी क्रिकेट है। अल्लाह रहम करे दूसरे खेलों पर। अच्छा, मुझे ये बताएगा, बिल्कुल ताला ने ठीक कहा है, वो बच्चियाँ जो कि इस खेल को, इस स्पोर्टिंग एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आप टिप क्या देंगी, उन्हें मशवरा क्या देंगी? अगर आप MMA में आना चाहते हैं तो आप ये ना सोचें मुझे चोट लगेगी, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस हम लोग बहुत एहतियात से प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इंजरीज़ हमें ना हो। आइए इस फील्ड को ज्वाइन करें, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इसके अंदर फिर आपके पास कितना एक अलग ही स्कोप है, एक अलग ही दुनिया है इसमें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स हैं? आपका मेंटली और फिजिकली आप दोनों फिट रहेंगे। आजकल जो डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो लड़कियां फाइटर्स है पाकिस्तान में, वो क्या एक दूसरे से जेलस होती हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आई गेस। जेलसी वाला नहीं हो, लड़कियों में होता है ना कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे को मर्द हज़रात में भी है क्रिकेट में, लड़कियों में ज्यादा है। थैंक यू शगुफ्ता, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपके लिए जो अपील की है
किसी ना किसी अल्लाह के बंदे के कानों में ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि हमें अल्लाह में पूरी उम्मीद है, इंसानों में थोड़ी कम और हुकूमत में तो बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात होगी कुछ वेदर अपडेट्स की। बदलते मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहने की पेशगोई की गई है, जबकि कराची में हीट वेव के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, बताया जा रहा है कि 36 के करीब जाएगा, लेकिन इट वुड फील लाइक 41, 42। ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, हवा में नमी का तनासुर भी बढ़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, छतरी का इस्तेमाल करें अगर धूप में चलना है। और जो पीक टाइम होता है गर्मी का, यानी कि 1 बजे से लेके 3-4 बजे तक, ये वो पीक आवर्स हैं जिसमें आप धूप को ज़रा अवॉइड करें, छाँव में रहने की कोशिश करें, पंखा अपने सामने रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और ख़ासतौर पे जो फ्रूट्स आते हैं गर्मी के, उनका इस्तेमाल, नींबू पानी ज़्यादा कीजिए। सरिश, आप कौन सी ड्रिंक पसंद करती हैं गर्मी में? नींबू पानी। नींबू पानी? हाँ। मुझे पता नहीं क्यों वाटरमेलन अच्छा नहीं लगता, हालांकि कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है वाटरमेलन। हीट और गर्मी भगाने के लिए ठंडा तरबूज ऐसा कमाल करता है सैरिश। और फालसे, आपके कपड़े देखकर तो आज फालसे खाने का दिल चाह रहा है। और फालसे का जूस भी गर्मी भगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मसाला मत डालिएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने ज्वाइन कर लिए, कुछ उनसे भी बातें कर। पहले लाइटर सवाल पूछिए। सरदार सरफराज साहब, आपकी नजर में आपका गर्मियों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है जिससे आप गर्मी भगाते हैं? सर, जो भी ठंडा फ्रूट मिल जाए जी, वही गर्मी का ज़ाहिर है। जैसे आपने तरबूज का कहा, खरबूजा का, यही सबसे ज्यादा तरबूज ही पसंद किया जाता है। दरवेश तबीयत के आदमी है सरदार सरफराज साहब, तो कहते हैं कि कुछ भी मिल जाए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, माशाल्लाह। सरदार साहब, कराची में क्या टेम्परेचर्स जाने का तवक्को की जा रही है और ये गर्मी की लहर कब तक जारी रहेगी? अच्छी वाली बारिशें करवा देना सरदार साहब प्लीज। देखिए अब तो गर्मी के दिन है तो जाहिर है गर्मी होगी। मई और जून 2 ऐसे महीने होते हैं जो गर्म तरीन होते हैं पाकिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में। गर्मी देर से आई है सर? जी, इस दफ़ा निस्बतन देर से आई है, इसलिए कि आपको पता है पिछले साल का अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले साल तो मार्च से गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, और इस साल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आती रही है, अप्रैल में खासी रही उनकी फ्रिक्वेंसी, और इसी तरह मई के भी अभी तक के जो दिन थे वो एक तरह से ना मैं उनसे कहता हूँ कि बोनस दिन मिले, आपको गर्मी कम पड़ी है। लेकिन कराची में अभी भी 36 से ऊपर नहीं गया टेम्परेचर, और मई का जो एवरेज टेम्परेचर है जी। तो सरदार साहब, हीट वेव्स कब आ रही हैं? देखिए, हीट वेव का अभी कराची में कोई खदशा नहीं है, अलबत्ता ये कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, यानी 36-37 टेम्परेचर जब हो जाता है उसके साथ 50 से 60% एवरेज ही। अभी मैं देख रहा था एवरेज ह्यूमिडिटी की एवरेज तो वही 50 से 60 के फिगर आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जो डिस्कम्फर्ट फैक्टर है या फील लाइक टेम्परेचर है वो कराची में बढ़ जाता है। वो छाँव के अंदर ही पसीना आ रहा होता है कराची में। सरदार साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। क्लाइमेट चेंज, जिसकी अभी आपने बात की ना कि पिछले साल मार्च में गर्मियां कराची में शुरू हो गई थी, हम देख रहे हैं कि मई में गर्मियां शुरू हो रही हैं। ये जो बिजाई और कटाई का वक्त होता है, एग्रीकल्चर आपका इससे बड़ा इफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज सर कितनी परेशान कुन बात है इस वक्त हमारे लिए और आपके लिए? देखिए, उसमें इससे तो कोई इनकार नहीं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ना, वेदर इवेंट्स, वो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। जैसे पिछले साल हमने बहुत सीवियर हीट वेव 3 महीने तकरीबन फेस की थी पाकिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में, पंजाब में भी, सिंध में भी, वस्त मार्च से लेके वस्त जून तक। और फिर उसके साथ फिर आपने देखा कि एक्सट्रीम फ्लडिंग हुई, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। जी, इस साल भी उसी का एक कुछ असर आप कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक अनयूजुअल रहा कि पूरा अप्रैल आपका वेट गया, इसी तरह से मई के भी शुरू के 8-10 दिन बहुत हत्ता के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। उसके साथ साथ खासकर जो हेल स्टॉर्म हुआ तो वो बड़ा सीवियर था, उसने फसलों को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचाया कुछ इलाकों में, पंजाब के और फिर शुमाली पंजाब खासकर, और KP के कुछ इलाकों में। तो सरदार साहब, कराची में अगर मौसम गर्म भी हो लेकिन समंदरी हवाएं चलती रहें तो बड़ा थोड़ा सा बेहतर फील होता है। तो समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी, हीट वेव्स भी होंगी, आगे कैसा मौसम रहने वाला है, स्पेशली मई के एंड की अगर बात की जाए? देखिए, अब ग्रेजुअली तो गर्म ही होता जाएगा ना मौसम, जैसे मैंने आपसे कहा कि गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। लेकिन देखिए, कराची में हीट वेव आने के एक तरह से ना
जैसे कहें कि सबब होते हैं। एक तो समंदर में, कराची के जनूब में समंदर में कुछ हवा का लो प्रेशर बन जाए, कोई डिप्रेशन, जैसे साइक्लोन का भी सीज़न होता है ये मई और जून ना इत्तेफाक से, तो उस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए तो फिर सीवरेज आपकी ब्लॉक हो जाती है और उसके बजाय लैंड की विंड जब चलना शुरू हो जाए तो वो एक तरह से हीट वेव का सबब बनता है। और दूसरा ये कि लैंड के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में यानी 10,000 फीट से ऊपर की जो वो होती है उसमें हाई प्रेशर बन जाए तो फिर इस तरह का फिनोमेना होता है। लेकिन अगले 8-10 दिन कम से कम कराची में कोई ऐसी उस तरह की हीट वेव का इम्कान नहीं है। अलबत्ता मौसम गर्म और मरतूब जरूर रहेगा। बारिशें कितनी होंगी? मतलब एक वो हमने टाइम भी कराची में देखा है कि बाकायदा गाड़ियां तैर रही थी पानी में, रोड्स पे ये सूरत हाल। कराची जितना खोदा हुआ है, टूटा हुआ है ना, इस दफा तैरेंगे नहीं, सीधा खड्डे में नीचे गिरेंगी। वाकई सरदार साहब, बारिशों का बताएं क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मई और जून ऐसे 2 महीने होते हैं कि जिनमें साइक्लोन या कोई डिप्रेशन समंदर में बन जाए तो उसके नतीजे में बारिश हो सकती है। फिलहाल तो उसका कोई इम्कान नहीं है अगले 2-1 हफ्ते तक एटलीस्ट। अब जून के महीने में आप कुछ तवक्को कर सकते हैं, अगर मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी समंदर में होती है तो फिर बारिश होती है। लेकिन जो बाकायदा मानसून है वो तो आपको पता है जुलाई से स्टार्ट होता है। इस साल जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून का दौरानिया होगा, उसमें निस्बतन कम बारिशें हैं जो अभी की हमारी इनिशियल फोरकास्ट है, ये इनिशियल असेसमेंट है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में बारिश है। चलें, ये भी अच्छी बात है, वरना जो हमारे मुल्क में हालात हैं बारिशें भी फिर जहमत बन जाती हैं। अग्रीड। बहुत ज़रूरी है सैरिश कि हम जब भी वेदर का डिस्कस करें हम क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करें। सरदार सरफराज साहब, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर 3 चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, ज़मीन है। हमें ज़मीन का भी ख्याल रखना है, हवा का भी करना है, पानी का भी करना है, लेकिन हम इतने केयरलेस हैं एज ए नेशन पाकिस्तानी, हमें परवाह नहीं होती है और हम वही कचरा, गंद, धुआं फैलाते रहते हैं, परवाह नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सरदार सरफराज साहब हम लोग सब कर सकते हैं वो है प्लांटेशन ड्राइव, शजरकारी की मुहिम। अपने घरों में पौधे लगाइए, अपने इलाकों को ग्रीन कीजिए। मेरी नज़र में कराची को शदीद ज़रूरत है ग्रीनरी की। हमने एक ऐसा पौधा यहाँ पे हर कोने कोने में लगा दिया है जो कि ऑक्सीजन नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। सैडली अच्छे पौधे ही मौजूद हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे सरदार सरफराज साहब? जी बिल्कुल, बड़ा सही आपने एक तरह से एडवाइस किया कि प्लांटेशन और जो फॉरेस्टेशन बहुत कम होती जा रही है ना। असल में जैसे जैसे आपके शहर फैलते हैं तो हम दरख्तों का मज़ीद कटाव कर देते हैं। फिर रियल एस्टेट एक बीमारी है जो अच्छी खासी, यानी आपकी एग्रीकल्चर लैंड को हम वो एक तरह से डिस्ट्रॉय करके उसके बजाय वो शहर बसा रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये चीज़ हो, लेकिन उसके साथ प्लानिंग हो बाकायदा, और क्लाइमेट रिजिलियंट, आपकी जितनी डेवलपमेंट है वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, यानी क्लाइमेट से मुताबिकत रखने वाली चीज़ें आप साथ साथ करें। प्लांटेशन, कंक्रीट का जंगल अगर बनाते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। बड़ी अच्छी निशानदेही की अभी सरदार सरफराज साहब ने। हम जानते हैं पंजाब के अंदर आम के बागात ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई है। हम जानते हैं कराची के अंदर इस वक्त एक मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक पहले फंड कर रहा था, अब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। लोगों ने कंप्लेंट की है कि यहाँ पर क्लाइमेट को नुकसान, जो इकोसिस्टम है मलीर के अंदर, मलीर एक ऐसा इलाका था जो कराची के आउटस्कर्ट्स में और बहुत लश ग्रीन एग्रीकल्चर, एक यहाँ पे एनिमल का नेचुरल हैबिटेट्स था, मुख्तलिफ किस्म के माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते थे। सैडली इस रोड को बनाने के लिए ताकि रियल स्टेट की वैल्यू बढ़ सके उसको तामीर किया जा रहा है मलीर एक्सप्रेसवे को, लेकिन ये ख्याल नहीं किया जा रहा कि इससे हमारे माहौल को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे मौसमियाती तब्दीली पे कितना फर्क पड़ेगा, और उसके ऊपर शोर मचाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन रियल स्टेट हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसी के अंदर होता है, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन उसी के अंदर होते हैं। सरदार सरफराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला मौसम को भी के लिए अच्छा बनाए और उसे खुश रखे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर हमने अल्लाह की नेमतों की, इस मौसम की, इस क्लाइमेट की कदर नहीं की और इसी तरह जंगलों को काटते रहे, हाउसिंग सोसाइटीज़ की खातिर हम अपने बाग ख़त्म करते रहे, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन सैलाबों की शक्ल में, खुश्क साली की शक्ल में, तूफानों की शक्ल में, जहाँ पर हमारे कीड़े पैदा होंगे, हमारे पूरे पूरे खेत खा के चले जाएंगे और फिर हम मुंह देखते रह जाएंगे। बिटर रियलिटीज़ जाहिर है तो ऐसा ही। हमें होश के नाखून लेना होंगे, इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करना होगा। पौधा लगाना कौन सा मुश्किल काम है, पौधा आप लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसके लिए नीयत और विलिंगनेस और थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगी। वो कहाँ से सोच लेकर आए हम, लेकिन हमारा काम है अवेयरनेस पैदा करना, वो हम करते रहेंगे। और अब बात हो रही थी जैसा कि मौसम की, तो जनाब अभी सरदार साहब ने कहा कि मई और जून बहुत गर्म तरीन रहने वाले हैं और ऐसा होता है, हर साल होता है, इस साल भी होगा। तो मैंने तोड़ निकाल लिया है जनाब, गर्मी से बचना सैरिश का जो तोड़ होता है ना, ओहो बड़ा ज़बरदस्त तोड़ निकाला है। मैं गई थी जनाब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर -10 टेम्परेचर था। मैंने वहाँ पर किस तरह गर्मी को दूर भगाया, आप भी देखिए।
मौजूद हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी जगह पर। वो कहते हैं ना कि सहराई गर्मी से बर्फीले पहाड़ों तक, तो वो जो -10 टेम्परेचर है वो आपको अगर सख्त गर्मी में महसूस करना है ना, ठंडक का एहसास अगर आप चाहते हैं और साथ में इंजॉयमेंट भी हो जाए, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा विंटरलैंड में। कराची का विंटरलैंड जो कि एक ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे आप इंजॉय भी करेंगे, राइड्स भी होंगी, और अगर फैमिली फ्रेंड्स साथ हों तो क्या ही बात है। यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी मेरा ख्याल है कि जिंदा दिल है, एंजॉयमेंट भरपूर तरीके से करते हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो ऐसी जगह है जो फैमिली की जगह है और इंसान वही एंजॉय करता है जब फैमिली एंजॉय कर रही होती है। और बाहर इतनी सख्त गर्मी हो रही है और अंदर मौसम ऐसा है कि हाथ बिल्कुल जम रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदफ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आज? आपसे देखे मुलाकात कैसी जगह पे हो गई है? जी बिल्कुल, और बहुत सालों बाद एंजॉय कर रहे हैं दोनों? बिल्कुल कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ज़रा ठंड से भागती हूँ, आई एम नॉट अ विंटर पर्सन, लेकिन यहाँ के मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि स्नो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और मैंने आज यहाँ देख ली। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मैं भी उन लोगों में से जिन्होंने कभी स्नो नहीं देखी, यहाँ देख रहे हैं आज। आपको बहुत मज़ा आ रहा है और आई लव स्नो। ना मैं विंटर से भागता हूँ और ना मुझे बुरा लगता है, लेकिन हाँ हम ऐसी जगह पे जा नहीं सकते क्योंकि सदफ को अच्छा नहीं लगता विंटर्स का, लेकिन क्या मज़ा आया हमें आके। बच्चे भी आपके साथ? दोनों बेटे साथ हैं बड़े माशाल्लाह से। अच्छा, वैसे आपको लगता है कराची में ऐसी जगह और भी होनी चाहिए? होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल एक जगह है तो उसी को और बेहतर करना चाहिए, जो कि विंटरलैंड वालों ने किया है। तो अब होपफुली और कराची वालों के पास एंजॉयमेंट की कोई जगह नहीं है, होनी चाहिए डेफिनेटली। हम मरी नारायण का खान अब ना जाएं, यहाँ आए, यहाँ एंजॉय करें, कम पैसों में यहाँ एंजॉय कर लें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। Very nicely done. We're not really, I'm not feeling well today. बट बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स वेरी नाइस। राइड्स बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इट्स वेरी नाइस। अस्सलामुअलैकुम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, मरी की याद आ रही है? शुक्रान भी गई नहीं ना, तो मरी यही फील हो रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ? जी फैमिली के साथ। या यहाँ आपके ख्याल में किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइड्स भी हैं, स्नोफॉल भी है और मरी नारायण का खान जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाएं आप। और बाहर टेम्परेचर 36 को छू रहे हैं और अंदर -10 है। विंटरलैंड में मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे नारायण का खान मरी जाने की ज़रूरत नहीं है। कराची में ही ऐसा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया विंटरलैंड की सूरत में कि आप यहाँ पर आएँ। मुझसे सर्दी से बोला नहीं जा रहा और मेरे जो हाथ है बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे हैं इस वक्त। तो अब आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पे लाजमी आएँ, आके इंजॉय करें। हर तरह की राइड्स है, जिपर राइड है, यहाँ पर स्केट्स के लिए इंतज़ाम किया गया है, इसके अलावा स्विंग्स हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए स्लाइड्स हैं। तो अगर आपने स्नोफॉल नहीं देखी सच में, तो यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही माहौल मिलेगा। तो ज़रूर आइए और खूब इंजॉय करें। रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एडिटर ने निकाल दी। यूसुफ कुरैशी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट मशवरा दिया था, कोई भी विंटरलैंड लुंगी पहन के ना जाए, नहीं तो धोती या लुंगी पहन के ना जाए, नहीं तो बर्फ जम जाए। मैंने उनसे पूछा कि आप राइड्स ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला लुंगी पहन के तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि सितारों की तरफ जाएं, वो भी जम रहे हैं। जी आगा बहिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, इसका मतलब आज मेरे दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है आप दोनों अजीम लोगों के साथ। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे बहिश्ती साहब, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। बताइए सितारे मुल्क के, मईशत के, सियासत के कहाँ जा रहे हैं भाई? वो हालात अच्छे हो रहे हैं सर के नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस वक्त पाकिस्तान के खुसूसन स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा।
और ये हफ्ता थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस सियासी हालात और इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात की निशानदेही हो रही है, और साथ साथ इमरान खान के भी वक्ती तौर पर मुश्किलात में कुछ इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके 2 चैप्टर पर तवज्जो की ज़रूरत है। और एक तो जो अपनी सिक्योरिटी है और दूसरा जो है कोर्ट के मामलात को देखना होगा। इसके अलावा ये जो 15-20 दिन के बाद फिर हालात की तब्दीली नज़र आती है और फिर नया इलेक्शन के तरफ नए शेड्यूल और अच्छी पेशी। आप ये जो वक्ती तौर पर कह तो रहे हैं, लेकिन ये जो गुत्थियां जिस तरीके से उलझी हुई हैं, यहाँ के जो जोर का जोड़ पड़ा हुआ है, मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कुछ आप मुझे पॉजिटिविटी दें, बताएं कि चीज़ें वाकई वक्ती ही होंगी। ये वक्ती हालात हैं और ये हालात बदलते रहते हैं, मौसम की तरह हालात बदल जाएंगे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्ती सवाल है, आगे जो है उसका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है, शानदार है, और बगैर किसी परेशानी के अपनी इलेक्शन जीत जाएंगे। और जितनी कोशिशें करेंगे मौजूदा हालात में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश हो रही है। आगे जाकर अफवाम और तफहीम हो जाएंगे और मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। आगा साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो सियासी जमातें हैं उनको मौके मिलते रहते हैं, वो आती रहती हैं जाती रहती हैं। जो चीज़ ज़्यादा हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है हमारा मुल्क, जो कि अभी फ़िलहाल तो काफ़ी पीछे चला गया है। इसके लिए आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? मुआशी तौर पर कब चीज़ें बेहतर होंगी? डॉलर कब नीचे आएगा? सोना कब नीचे आएगा? महंगाई कब कम होगी? बगैर इलेक्शन के उस वक्त तक ये कम नहीं हो सकते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन से पहले महंगाई और डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज और हमारी कारोबारी हज़रात के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान में मुश्किलात है और काफ़ी मसाइल और परेशानियों की निशानदही वक्ती तौर पर मौजूद है। अलबत्ता तला भाई भी बैठे हैं, ये बड़ा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और आप भी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है और देखने वालों की दुआओं की ज़रूरत है। हमारी पेशनगोई की कोई हैसियत नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान और इक़्तिसादी हालात और पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में है। यकीनन दुआ से बला टलती है और यकीनन ये बला भी टल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब, आपकी अल्फाज दुआओं के लिए। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात भी आसान करे। लेकिन पाकिस्तान के हालात देखते हुए जो अल्फाज मेरे जहन में आते हैं वो हैं गुत्थम गुत्था थुक्कम थुक्का। अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सैरिश को भी इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शोएब अहमद शेख की जबानी से। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है।
बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 8 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।